आज शाम की सारी बड़ी अपडेट के साथ के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अचानक से दिल्ली के चुनाव के नतीजों में होने लगा है परिवर्तन। क्या कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का ले रखा है फैसला? बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों के साथ में। वक्फ बिल लेकर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी, तो हुआ है जोरदार तरीके का विरोध। बताएंगे 10 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किए जाने को लेकर नया विवाद जारी है। दोस्तों एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में कोई भी इंडिया की सरकार बनने से नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जबरदस्त तरीके का बदलाव हो गया है। दोस्तों चुनाव में अब तक भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन अचानक से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। आपको बता दें कि फरौदी सट्टा बाजार के द्वारा दिए जा रहे सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी पहले मात्र 35 से 37 सीटों पर सिमट रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों मात्र 2 दिनों के अंदर इस रिजल्ट में बदलाव देखने को मिला है। अब जो आंकड़े दिए जा रहे हैं फरौदी सट्टा बाजार के द्वारा, उनके अनुसार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 39 से 41 सीटें जीत सकती है, यानी सीटों की संख्या में लगभग 4 से 6 सीटें बढ़ चुकी है। दोस्तों जो पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा है, और दिल्ली जैसे जहां पर मात्र 70 विधानसभा की सीटें, अगर 6 सीटों का इजाफा कुछ ही दिनों में हुआ है, तो इसका मतलब दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं बचा है। राज्य के चुनाव में आम आदमी पार्टी जबरदस्त वापसी करने जा रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की रैली कराने का फैसला लिया है, तब से दिल्ली की जनता भाजपा के खिलाफ हो गई है। दोस्तों और लगातार सीटों में इजाफा आम आदमी पार्टी का होने का मतलब ही है कि दिल्ली परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार संसद के सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है। 10 विपक्षी सांसदों को एक ही दिन में निलंबित किए जाने का यह बड़ा मामला सामने आया है। वक्फ बिल जेपीसी बैठक से 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित करने के मामले को लेकर जोरदार विवाद हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक चल रही थी। 10 विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता विपक्ष से पूछे बिना कार्रवाई को आगे चला रहे थे। दोस्तों लगातार विपक्ष के द्वारा कई सारे मामलों पर चर्चा करने के लिए बोला जा रहा था, पॉइंट वाइज चर्चा करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन बीजेपी के सभापति ऐसा करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद विपक्ष के कई सारे नेता खड़े हुए, उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अगर ये बैठक हो रही है तो सबकी बातें सुनी जानी चाहिए, सबको पर्याप्त मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, लेकिन अगर एक तरफा ही बैठक होगी तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। दोस्तों विरोध किया गया, तो इसके बाद 10 जनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी है, ए राजा है, डीएमके के नेता और मोहम्मद जावेद के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, इमरान मसूद और मुहिबुल्लाह नदवी के साथ साथ एमएम मोहम्मद और नादिमुल हक के साथ साथ अरविंद सावंत को भी सस्पेंड किया गया है। लगभग सारी पार्टी के नेताओं को सस्पेंड किया गया है, जो विपक्ष में लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी में चर्चा चल रही है, अगर विपक्ष के लोगों को ही चर्चा नहीं करने दिया जाएगा और उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो फिर जेपीसी बनाने का फायदा क्या है? आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या खुलेआम तानाशाही चल रही है और जेपीसी की बैठक में इमरजेंसी लागू कर दी गई है कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बीएसपी के निष्कासित नेता सुरेंद्र सागर ने अचानक से समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों आजम खान को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कही है। रामपुर के दिग्गज नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र नागर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों सुरेंद्र नागर अपने साथ में कई और समर्थकों को लेकर सपा के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और इस दौरान ऑफिशियल तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर उनके समधी और आलापुर विधानसभा से सपा के विधायक त्रिभुवन दत्त भी मौजूद रहे। सुरेंद्र सागर के साथ ही उनके कई और नेता और कार्यकर्ताओं ने बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों जिनमें पूर्व जिला के अध्यक्ष मौलाना फुरकान राजा और जिला सचिव जितेंद्र बाबू सागर, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अशोक कुमार सागर और कई लोग इसमें शामिल हो गए, उनकी पार्टी में शामिल हो गए। सुरेंद्र सागर का कहना है कि 30 साल तक बीएसपी में काम किया, वो आखिरी समय तक पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उनको जिस तरीके से उनके बेटे की शादी सपा के विधायक की बेटी से होने के बाद पार्टी से निष्कासित किया गया, इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जनता की सेवा करने का फैसला लिया है। यानी इतने बड़े बीएसपी के दिग्गज नेता को केवल इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिवार के साथ अपना परिवार का रिश्ता जोड़ा था। दोस्तों इसके बाद अब जमकर आलोचना बीएसपी की हुई है, तो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उम्मीद है कि उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी को अपने क्षेत्र में और मजबूत करने वाले हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ उत्तराखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव में जब पूर्व सीएम हरीश रावत वोट देने के लिए देहरादून पहुंचे, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। चुनाव आयोग से शिकायत की गई तो पता चला, जवाब ये मिला कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है। 6:30 बजे अधिकारियों ने कहा कि नाम मिल गया है, लेकिन जब तक वोटिंग खत्म हो गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो 2 बार सीएम रहे हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर आप सोचिए कि अन्य जनता के साथ कैसा बर्ताव किया जाता रहा होगा। उत्तराखंड के चुनाव पहले से ही सवालों के घेरे में है। साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति का भी अपमान हुआ है। इंदौर के नगर निगम के अंदर वाहन में दोनों महापुरुष की मूर्ति को पैरों में रखकर ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया गया कि कैसे इंदौर में दलित समाज के 2 प्रतीक चिन्ह बाबा साहब अम्बेडकर और संत शिरोमणि रविदास का अपमान किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर बताएगा। ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके साथ में बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। मोकामा के गैंग वॉर और
फायरिंग मामले में अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद पटना के बाढ़ में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया गया। दोस्तों इस मामले में उनके प्रतिद्वंदी और गैंगस्टर सोनू ने सुबह से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का प्लान बना रखा था और आत्मसमर्पण भी किया। अनंत सिंह के सरेंडर के बाद जो जानकारी उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि अदालत ने जेल भेज दिया है। इस पर पूर्व विधायक जेल जाने के लिए पुलिस वैन में बैठते हुए कहने लगे कि जो आदेश है, जो नियम है, उसका पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर अनंत सिंह और सोनू के बीच का विवाद विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा असर देता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे गैंग वॉर के बारे में। साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं कि उनके सारे लोग मिलकर गंगा में स्नान करके दिखाओ, और यमुना के बारे में भी आलोचना कर रहे हैं। दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि यमुना को नाला बना दिया गया है। इस पर अब अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का साथ देते हुए कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहता हूं कि अगर दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश में मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखाए तो उनको माना जाए। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ को यमुना का पानी पीने की चुनौती दी गई है। क्या आपको लगता है कि ये चुनौती वो स्वीकार कभी भी करेंगे? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी आजसू पार्टी के भीतर का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों कारण यह है कि आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो के लिए आने वाले दिनों में राजनीतिक चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली है। राजनीतिक गलियारों से जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार उनके राजनीतिक सहयोगी चंद्र प्रकाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद और वो सुदेश महतो के काफी करीबी रिश्तेदार है। हालांकि पार्टी बदलने की उनकी तैयारी का सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी को खत्म करके केवल बीजेपी राज्य में रहे, इस और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी ने कई अपने सहयोगियों के साथ भी किया है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा इसी और अपना रुख कर रही होगी। साथ साथ पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाने पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी निजी सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष का आरोप है कि 2022 में पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने गायक सिद्धू मूसेवाला की राजनीतिक देश से सुरक्षा हटा दी थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों राजनीतिक आक्षेप लगाने की जगह सुरक्षा के मामले पर एक दूसरे को सही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल देश के बड़े नेता है, उनकी सुरक्षा वापस लेना एक काफी गंभीर मामला है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या भाजपा के लोग राजनीति से ऊपर उठेंगे, खासकर सुरक्षा के मामले को लेकर? साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में 1998 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है दोस्तों, और इसीलिए बुरी तरीके से बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। माइक्रो मैनेजमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे लोगों को चुनावी मैदान में उतार रखा है। दिल्ली चुनाव में हर सीट पर पिछली बार के मुकाबले अधिक वोट पाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के लिए भाजपा ने विधानसभाओं के चक्कर लगाने के लिए भेजा है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए हर बूथ का विश्लेषण करने के लिए, क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार करने के लिए, ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए जिनकी दूसरे राज्यों में जड़ें हैं, उनसे संपर्क साधने के लिए कहा गया है। उन शहरों के पार्टी के नेताओं से इन मतदाताओं को संपर्क कराने और कमल के निशान पर वोट की अपील कराने की भी तैयारी चल रही है। यानी अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति बरेली के किसी गांव का है तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता से संपर्क करवा के उनसे बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने की राजनीति चल रही है दोस्तों। यानी इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट का दावा कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जनता माइक्रो मैनेजमेंट के सारे दावे ध्वस्त करेगी? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।